नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं द डीडीसी। आज वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद कई महत्वपूर्ण फैसले जो हैं उस पर दिए हैं। पहला तो उन्होंने अभी वहां पर स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा है कि अभी सरकार किसी भी तरीके के लोगों को वक्फ बोर्ड संशोधन के कानून में जो है वो नहीं जोड़ेगी और जो काउंसिल बना है उसमें ऐड नहीं करेगी। उसके साथ ही जिन जमीनों को ध्वस्तीकरण करना था उस पर भी उन्होंने फिलहाल के लिए रोक लगा दी और सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया है अपनी तरफ से उस मामले को लेकर के पूरी जो उनकी सफाई है उसे पेश करने का, और वही समय उन्होंने याचिकाकर्ताओं को भी दिया है। इस पर जनता का क्या कुछ कहना है, चलिए जानते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर से इस पर सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद महत्वपूर्ण फैसला दिया, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये वैसे भी आर्टिकल 14, 15, 26, 29 का वायलेशन है। इतने कानून वो तो सुप्रीम कोर्ट को रोकना ही था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है। आप वक्फ बोर्ड बना दिए। वक्फ बोर्ड आप बता रहे हैं कि हम गरीबों के लिए बनाए। आप ये बताइए, इससे पहले जो कब्जा करता था वक्फ बोर्ड, उसका साल भर उसको सजा होती थी और नॉन बेलेबल ऑफेंस था, रिग्रेस में प्रेजेंट था। और अब क्या है, 6 महीने का है और बेलेबल ऑफेंस है। कमजोर तो किया, मजबूत तो नहीं किया। दूसरा है, आपको बताऊं सबसे बड़ी बात, ये एक है कम्युनिटी शिया की, उनका यतीम खाना है, उस पे अंबानी कब्जा किया हुआ है। ये एसओ ने भी ये बताया था, तो उनका ट्रांसफर हो गया। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। जो अंबानी का घर है वो शिया के यतीम खाने में बना हुआ है वक्फ के, और इसमें सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया, 2003 का मामला है, तब से कब्जा है। अब इन्होंने क्या किया, डिलिमिटेशन कर दिया। 11 साल में अगर आपका कब्जा है तो वो घर आपका हो जाता है। तो इससे क्या हुआ, इससे अंबानी का घर उनको मिल गया, यतीम खाना खत्म हो गया अगर ये लागू हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा है कि जो वक्फ बाय यूजर है वो हटा दे रहे हैं। अगर वक्फ बाय यूजर हटा देंगे तो मंदिर बाय यूजर क्यों रखा है, मठ बाय यूजर क्यों रखा है, वो भी हटाइए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमको सबको एक बराबर अधिकार देता है। और अगर ये वक्फ बाय यूजर हटा देंगे, जो जितने भी दरगाह है, कब्रिस्तान है, मस्जिदें हैं, सब तोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि 700 साल पुराना कोई दस्तावेज तो है नहीं। दूसरी बात, ये 100% डिजिटलाइजेशन हो चुका है इसका। ये सदन में कहा है मुख्तार नकवी ने कि 100% डिजिटलाइजेशन है, सबके कागज ऑलरेडी हैं। जब सबके कागज ऑलरेडी हैं तो आज के जमाने में कौन वक्फ करता है? आप देख रही हैं 80 करोड़ के लिए लोग राशन के लिए लाइन लगाए, वो वक्फ करेंगे। अगर मेरा प्रॉपर्टी हम वक्फ कर देंगे, इम्पॉसिबल है। सरकार की तरफ से बात कही जा रही है कि वक्फ के पास बहुत जमीन है, वो चाहे तो जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं उनकी जो जीवन स्तर है उसको सुधार सकता है, उनको अच्छा रोजगार दे सकता है और अच्छा एक लाइफस्टाइल दिया जा सकता है, लेकिन वक्फ उस पर काम नहीं कर रहा है। इसकी पारदर्शिता को बनाने के लिए ये कानून आना जरूरी है। वक्फ इस्लाम से संबंधित है। वक्फ क्यों किया जाता है? वक्फ आदमी करता है, राजा महाराजा लोग करते थे, नवाब लोग करते थे। अब तो पैसा ही नहीं किसी के पास। पहले वाले जमाने में करते थे, मुगल बादशाह लोग वक्फ किए, तो उन लोग का ये सोचिए आज हमारा ये हाल होगा, मुस्लिम का ये हाल हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, मस्जिद के नाम वक्फ कर दिया, कोई कब्रिस्तान के नाम वक्फ कर दिया, ऐसे वक्फ हुआ है। और उनके पास इतनी जमीन है तो कोई चोरी की थोड़ी है। अब ये बोलते हैं जहाँ हाथ रख दोगे वक्फ, वो आपका जमीन हो जाएगा। हाँ, क्योंकि सरकार की तरफ से भी कहा गया कि वक्फ बोर्ड ने कई गांवों पर ये दावा किया है कि गांव की जमीन उनकी है। मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु में ये दावा किया है, ये फेक न्यूज है पूरा। इसका आया है यहाँ से, जेपीसी वाले लोग गए थे वहाँ से। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की थी, जो अपनी तरफ से सफाई पेश की, उसमें भी इस बात को उन्होंने रखा है। वो गठित जेपीसी गई थी वहाँ, वक्फ बोर्ड से पूछा था कि आपने दावा किया, बोले मैंने दावा ही नहीं किया। मुझे पूरा क्लियर है, ये फेक न्यूज में देखिए, ये जो तमिलनाडु की और वो मंदिर की बता रहे हैं, फेक न्यूज है, पहला बात। दूसरी बात, कोई आदमी अगर हम यहाँ पर अभी बोल दे कि ये मेरा है तो मेरा थोड़ी हो जाएगा, या वक्फ का नहीं हो जाएगा। उसके लिए क्या होता है, उसके सर्वे कमिश्नर अपॉइंट होता है। वो कौन करता है? वो स्टेट का जज करता है, सीजीआई। वो पहले कमिश्नर आएगा, कमिश्नर चेक करेगा, उसके बाद कमिश्नर रिपोर्ट देगा आपको कि ये वक्फ जमीन इसकी है, और वो फिर नोटिफिकेशन होगा, गैजेट में जाएगा। और ये सब कौन करेगा? स्टेट के गवर्नमेंट करेगी, वक्फ बोर्ड नहीं करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करता है। स्टेट गवर्नमेंट का जो ट्रिब्यूनल है उसके जज होते हैं चीफ जस्टिस, वो स्टेट से अपॉइंट होते हैं। कहीं वक्फ का कोई काम नहीं है, ये झूठ का अफवाह फैलाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाथ रख देने से हो जाएगा। ये सिर्फ मुसलमानों की जो संपत्ति है वो अडानी को देने की है, जो भोसा कंपनी है जो 22 साल से केस लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज है सब सरकार से 355 केस चल रहा है, सरकार बस वक्फ बोर्ड। अब क्या होगा? अब देखिए, लॉ क्या है, लॉ ये है, अपने मामले में कोई जज नहीं बन सकता, इसमें कलेक्टर बन जाएगा। कलेक्टर कौन है? कलेक्टर होता है नौकर, किसका? सरकार का। तो जब
तो फिर जो अभी केस चल रहा है 355 संपत्ति में वक्फ बोर्ड का, तो कलेक्टर किसके निर्णय देगा? सरकार के देगा। अब डीएम किसके निर्णय देता है? तो सरकार सरकार के कहीं देगा। ना कहीं तो वो कुछ लोगों को बचाने के लिए सारा खेल कर रही है। कुछ नहीं, वो खाली जमीन लेने के लिए मुसलमान थे। उनके दो फायदे हैं, एक तो जमीन 355 जो भी है वो मिल जाएगा, अंबानी को मिल जाएगा डिमिलिटराइजेशन, और तीसरा मुद्दा मिलेगा मस्जिद मंदिर, वहाँ खुदाई शुरू हो जाएगा। क्योंकि भाई हम जिस पे हाथ रखेगा इंक्वायरी लिख देगा, इंक्वायरी लिख देगा ना कलेक्टर, जब इंक्वायरी होएगा तो आप करते रहिए, तब तक मस्जिद में नमाज बंद हो जाएगी, कब्रिस्तान में आदमी दफनाना बंद करना पड़ेगा। इन्होंने 3 बड़े चीज गिना दी है और कहा है कि इन 3 चीजों की वजह से ही सरकार ये वक्फ कानून जो है लगातार इसकी पैरवी कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी स्टे लगाया ठीक किया है। आप जी एकदम, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है, सारे जितने भी मुद्दे हैं शिया कम्युनिटी के और मुस्लिम लॉ बोर्ड के और वक्त के जितने भी मुद्दे हैं, सबको ध्यान रखते हुए सरकार के खिलाफ स्टे लगाया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आप कह रहे हैं कि वक्त के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, वक्त के पास 9 लाख समथिंग एकड़ ज़मीन है, और सिर्फ आप साउथ में अगर चले जाएं तो मंदिर ट्रस्ट के पास करीबन 10 लाख एकड़ ज़मीन है, सिर्फ साउथ में। मंदिर ट्रस्ट की आप बात कर रहे हैं, मंदिर ट्रस्ट से जब भी कागज की बात की जाती है तो वो उसे पेश करते हो, कहीं ना कहीं सरकार का हस्तक्षेप रहता है उसमें, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर सरकार का हस्तक्षेप है नहीं। देखिए, अब आप बात करते हैं दो तरह की, पत्रकार को एकदम निष्पक्ष होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि मंदिर में सरकार का अधिकार होता है, उसमें हस्तक्षेप करता है। राम मंदिर ट्रस्ट में कोई हस्तक्षेप है उनका? बिल्कुल, अगर कोई बात आती है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है, लेकिन वक्फ बोर्ड में वो चाहते हैं कि कुछ लोगों को जो कम्युनिटी बने, जो काउंसिल बने, उसमें शामिल किया जाए ताकि उसकी पारदर्शिता बनी रहे। ठीक, आपकी बात को मैं समझ गया। अब ये बताइए, अभी जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो सारे भक्त और जो वहाँ के लोग थे उन्होंने यही बोला कि सरकार का इसमें 1 रुपया नहीं लगा है, ये सारे भक्तों द्वारा दान किया गया है, वो भी वक्फ है। दान को ही वक्फ कहा जाता है, ठीक है, अरबी लैंग्वेज में वक्फ ही कहा जाता है। तो ये एक तरह से वक्फ की जमीन है, वक्फ का ही पैसा लगा हुआ है, और इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। इसमें मोदी जी का कोई साथ, और सरकार ने तो इसमें कोई हाथ नहीं, कोई पैसा नहीं दिया ना। तो सरकार उसमें का ऑडिट करवाती है कभी? आप जब से राम मंदिर बना है कभी उसका ऑडिट हुआ? सरकार ने ऑडिट करवाया उसका? नहीं कराया। कितना पैसा आया, कितना नहीं आया? सरकार ने अपनी फंड का जो पीएम केयर फंड बनाया उसको आज तक क्या कहते हैं सरकारी बनाया? लेकिन जितने भी मंदिर है, एक हम इन जनरल बात करें तो जितने भी मंदिर है उनका खजाने खोले जाते हैं, उनको गिना जाता है, उनको बकायदा बताया जाता है कितना, लेकिन वक्फ बोर्ड की तरफ से कभी भी इस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिलती है। जब सब कुछ क्या कहते हैं डिजिटाइजेशन है, सब कुछ आज के समय में, अभी दान तो लोग पेटी में लोग अपना सिक्का नोट ही डालते हैं ना। लास्ट ईयर क्या कहते हैं हमारे फादर का इंतकाल हुआ, तो वहाँ पे जितनी भी कागजी कार्रवाई होती है वो सारी डिजिटलाइज है। आज के समय में चाहे आप ऐशबाग ले लीजिए, चाहे ताल कटोरा ले लीजिए, सब आपको वहाँ पे अपना फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, आधार कार्ड लगेगा, डेथ सर्टिफिकेट आपका क्या कहते हैं, सॉरी, अगर अस्पताल में हुए हैं तो अस्पताल का कागज लगेगा, घर का है तो घर के डॉक्टर का पेपर लगता है कि किसने मृत घोषित किया, सारी चीज़ें तो सरकार की नज़र में ये ऑलरेडी है ही है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सरकार जो बचाना चाहती है, 42 लाख रुपए एकड़ जमीन बेची है अंबानी को, 42 लाख रुपए एकड़ है, और उसका जो प्राइस है करीबन 2 करोड़ से ऊपर एकड़ का प्राइस है। तो आप ये समझिए 4400 एकड़ जमीन आपने अंबानी को बेची है, तो वो हमारी जमीन हम बचाना चाह रहे हैं और वो अपने आकाओं की जमीन बचाना चाह रहे हैं। जो इन्होंने इनसे ये बताइए, कह रहे हैं कि सुधार होगा, मुस्लिम समाज का उदय होगा, रोजगार मिलेगा। अयोध्या में 13,000 एकड़ जमीन सेना की इन्होंने दान बेच दी, किससे पूछ के बेच दी? अयोध्या में इनके अंडर में सेना की जमीन थी, उसको कहा इन्होंने बेच दिया। इनसे खुद की जमीन संभल नहीं रही है, दूसरों को। लाल किला इन्होंने प्राइवेट कर दिया, लीज पे दे दिया 20 साल के लिए, जहाँ से खड़े होकर भाषण देते हैं। इनके खुद के पास जो जो प्रॉपर्टी है, जो भी वक्त है, ये इनसे खुद भी टेक हो रहा है, ये संभाल पा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन हर चीज का कर दिया, रेलवे इनसे नहीं संभला, एयरपोर्ट इनसे नहीं संभला, हर चीज ये उठा के अपने दोस्तों को और बिजनेसमैनों को दे रहे हैं। तो यही चीज करना चाह रहे हैं हमारे क्या कहते हैं वक्त की जमीन के साथ। राय साहब भी कह रहे हैं कि सरकार जो है वो अपनी चीजें संभाल नहीं पा रही, सरकारी जमीन जो है वो संभाल नहीं पा रही है, और अपने दोस्तों की मदद करने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि उनकी जमीनों को बचाया जा सके। सबसे बड़ी बात है कि अभी आपने सवाल किया था कि सरकार वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता चाह रही है, सामाजिक न्याय चाह रही है, समता मूलक व्यवस्था चाह रही है। बहुत अच्छी बात है सर, हम लोग भी उसके पक्षधर हैं।
अब आप देखिए, अगर वक्फ बोर्ड विशेषकर एक समुदायों का प्रॉपर्टी है, उनके पूर्वजों द्वारा दिया हुआ दान, उनके पूर्वजों द्वारा जो है एक जो दान में जमीन दी गई है, उस पे उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया, उन्होंने अपना एक कमेटी बना दिया और कमेटी को ये अधिकार दिया कि इस प्रॉपर्टी का, इस समुदायों का प्रॉपर्टी का रख रखाव आप करेंगे। अब भाई अजीबोगरीब बात आ जाती है। अजीबोगरीब बात यह आती है कि आपने कहा पारदर्शिता, सरकार ने महाकुंभ कराया जी। अब देखिए, होता है ना कि तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, कोई आह भी भरता है तो होता है बदनाम। अब देखिए कि जो महाकुंभ में जिस सरकार ने कहा कि कोई भी मुस्लिम यहाँ कुंभ के अगल बगल दुकान नहीं लगाएगा, कोई भी मुस्लिम जो है इस स्नान में स्नान नहीं करेगा, कोई भी महाकुंभ में मुस्लिम भाग नहीं लेगा। अच्छी बात है, आपका धर्म था, आपने अपने धर्म का पालन किया, मुस्लिमों ने भी आपके फैसले का वेलकम किया, स्वागत किया। अब आप जो है वक्फ बोर्ड में आप पारदर्शिता बतख का पाठ पढ़ा रहे हैं कि हमने वक्फ बोर्ड में वो कमेटी का भागीदार, ऐसी नई कमेटी बनाना चाहते हैं जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों समायोजित हो। तो पहले एक कानून आ जाना चाहिए था वक्फ बोर्ड। भैया तू या तो बोला नहीं तो हटा। अरे तो पास से बनाओ। तो आप समझिए कि वक्फ बोर्ड में कमेटी बनाने से पहले आपने अपने हिंदू धार्मिक सिस्टम का एक समीक्षा करा लेते और उसमें एक कमेटी नेशनल मापदंड पर आप बना देते जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों के लोगों का एक सामाजिक स्वरूप तैयार कर देते और वो कहते कि साहब हिंदू में जो है मुसलमान पारदर्शिता का प्रमाण पत्र देगा और मुसलमानों में हिंदू प्रमाण पत्र देगा। दोहरी राजनीति चल रही है तो आपके साथ। कहने का ये मतलब कि वक्फ बोर्ड में आप ये कह रहे हैं कि साहब कुछ माफिया टाइप के लोग वक्फ बोर्ड पर काबिज है। हम भी मानते हैं माफियाओं से वक्फ बोर्ड की जमीन अगर वो कमेटी आपसे सहायता मांगती है जी। तो आपको मुकम्मल व्यवस्था सरकार द्वारा आपको वहां देना चाहिए ताकि माफियाओं से वक्फ बोर्ड के जो अवैध जमीन हराजी भूखंड का जो अवैध रूप से कब्जा लोग किए हैं उनसे वो हराजी मुक्त करावे और गरीब मुसलमानों में बांट दे। लेकिन ये हमारे गला से नीचे बात नहीं उतरती कि मुस्लिम संपत्ति को, वक्फ बोर्ड को, एक व्यवस्था को, उनके पूर्वजों द्वारा दान दिया हुआ भूखंड को आप शंकर भगवान का प्रसाद बना करके देश को बांट करके क्या फिर यहां भी कटोरा आप थमाना चाहते हैं? तो कृपया आपका जो बिल है, हम भी समझते हैं कि आपके बिल पर कोई सवाल नहीं उठा सकता इसलिए कि आपने अपने ताकत का इस्तेमाल किया है। तो पहला तो आपने ताकत का इस्तेमाल किया, कैबिनेट को राय में लिया और इसके बाद उसको बिल कानून का रूप दिया, कानून को पार्लियामेंट में आपने पास करा दिया। दूसरा आपने प्लस पॉइंट जोड़ा जेपीसी के माध्यम से, जेपीसी की मोहर लगी जिस बिल पर वो राष्ट्रपति के यहां भेजा। आनन फानन में हमारे महामहिम जी ने एक बार इस बिल को कम से कम इनको जेपीसी को वापस करना चाहिए, अब पुनः उनको आग्रह करना चाहिए विचार के लिए भेजना चाहिए बिल्कुल कि आप पुनः इस बिल का ओपिनियन में अगर कहीं त्रुटि हो तो कृपया सुधार कर ले। लेकिन मुर्मू जी का क्यों ये लिखने जाए? मुर्मू जी तो जानती है कि वो क्या है, उनकी मर्यादा क्या है, उनका संवैधानिक अधिकार क्या है और उनके मुर्मू जी के प्रति
वो मुर्मू जी को ये भी पता नहीं कि जिस कुर्सी पर आप बैठी हैं आज, इस कुर्सी पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सा प्रखंड विद्वान कभी बैठा करता था, जिसने संविधान का रचना की, जिसने संविधान का मार्गदर्शन किया, जिसका नेतृत्व में संविधान बना, वो आदमी भी उसी कुर्सी पर था। उस कुर्सी पर शर्मा जी थे, उस कुर्सी पर प्रणब मुखर्जी थे। ऐसे महान विद्वान नेता उस कुर्सी का प्रतिनिधित्व किए, लेकिन वो सरकार के संविधान का जहां बात आती थी, संविधान का जहां अनुकरण की बात आती थी, संविधान को कानून में समायोजित करने की बात आती थी, तो सरकार और कैबिनेट को आगाह करके अपने उस कैबिनेट को पुनः दोबारा उस पे राय मांगा जाता था राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन आपने तो सोचा कि भाई सरकार ने जब लिख ही दिया तो हमको मोहर लगाने में क्या दिक्कत है, आपने लगा दिया। मैं माना कानूनी संवैधानिक मापदंड पर, कानून के जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर पर जो आपने मूर्त रूप लोकसभा का लगाया है, ये अकाट्य है। और रह गया न्यायालय का मामला, तो न्यायालय को इतना अधिकार है कि संविधान का वो समीक्षा कर सकती है, कानून का समीक्षा कर सकती है, कानून पर पुनः विचार के लिए सरकार को आदेश कर सकती है। 5 तारीख को इस पे फैसला आना है, 5 तारीख को फिर से सुनवाई की बात कही गई, क्या लगता है क्या होने वाला है? देखिए, जो होना है उसमें न्यायालय को यह अधिकार है, न्यायालय चाहे तो न्यायालय जो है सरकार से उस बिल के प्रति जो त्रुटियां हैं उसमें संशोधन करके इसको जो है एक समुदाय को जो सरकार जोड़ने के लिए जो सुझाव दिया है उसमें उस पे वो प्रतिबंधित कर सकती है। और वो ये भी सरकार को निर्देशित कर सकती है कि आप जो है जिस वक्फ बोर्ड का जो आराजी भूखंड है, तो जिस कमेटी का वो भूखंड है उस कमेटी का पारदर्शिता के अगर मापदंड पर लेती है तो जो उसमें भूमाफिया है, जो अवैध रूप से कब्जा किए हैं, उसको खाली करा करके उस तबके को, जो निचला तबका है, जो शोषित तबका है, जो उसमें दलित तबका है, उसको समायोजित करने का वक्फ बोर्ड के संदर्भ में सरकार को न्यायालय मार्गदर्शन कर सकती है, निर्देशित भी कर सकती है। कह रहे हैं कि कोर्ट ने जो भी फैसला आज दिया है वो बहुत सही दिया है और सरकार को जिस तरीके से वक्फ बोर्ड पर लाना चाहिए था सारी चीजें सोच समझ कर, वो उन्होंने किया नहीं। वहीं पर राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने भी पुनः विचार ना करने के लिए उनको भेजा और सीधा एक बार में ही साइन कर दिया। और अभी इनका ये कहना है कि अभी 5 तारीख को वापस से सुनवाई होगी, उस सुनवाई में कोर्ट को चाहिए कि वो सरकार को निर्देशित करे कि अगर आप चाहते हैं कि पारदर्शिता हो वक्फ बोर्ड की तो भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करी जाए, बाकी जो जमीन जिसकी है, मतलब वक्फ बोर्ड की है या मुस्लिम समुदाय की, उसको उन्हीं की रहने दिया जाए। देखिए, इन सब मसलों पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रही हैं देश के अंदर, क्योंकि एक्चुअल फैक्ट जनता तक पता नहीं चल पा रहा है। पॉलिटिशियंस अपने हिसाब से अपनी जिनके पास सत्ता है वो गोटी सेट करना चाहते हैं, और कुछ राइवलरीज भी इसमें ऐसे हैं कि जैसे दुश्मनी अदा करने के तरीके से देखा जा रहा है जी। मैं कहता हूँ कि वक्फ बोर्ड का जो कानून है वो अरबिक कंट्रियों से आया है, और बाबर जब आया हमारे देश में उसके बाद ही ये नियम कानून लागू हुआ। और वक्फ बोर्ड की जो जमीन है अगर वो किसी धार्मिक ट्रस्ट के नाम पे होती है तो उसका 100% वो कॉपीराइट्स होता है। लेकिन ये बात तो कोर्ट की तरफ से भी कई बार मानी गई कि वक्फ बोर्ड जो है वो कोई धार्मिक संस्थान नहीं है। देखिए, धार्मिक संस्थान नहीं, धर्म से जुड़ा हुआ संस्थान है ना। लेकिन धार्मिक तो नहीं है ना, उसको आप इस तरह से नहीं जोड़ सकते कि राम मंदिर को आप अगर वक्फ बोर्ड के साथ कंपेयर करेंगे तो नहीं कर सकते। नहीं, देखो, वक्फ बोर्ड जो है वो पर्टिकुलर एक देश के लेवल पे ऐसा नहीं। वक्फ बोर्ड केवल हिंदुस्तान में ही है, पाकिस्तान में भी है, सऊदी अरेबिया में भी है। वो तो है ही मुस्लिम कंट्री, वहाँ तो होगा ही होगा। यहाँ की अगर हम बात करें तो वक्फ बोर्ड के लिए सरकार की तरफ से जो दलील पेश की गई वो कहा गया कि इनके पास इनफ रिसोर्सेज है कि ये मुस्लिम समुदाय की जो लाइफस्टाइल है, उनका जीवन स्तर जो है वो सुधार सकते हैं। लेकिन
उसका सही उपयोग नहीं किया गया, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा धोखाधड़ी हुई है। बहुत ज्यादा। इसीलिए उसकी पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि वक्फ बोर्ड में जो काउंसिल बने, जो कमेटी बने, उसमें कुछ अन्य लोग भी शामिल हो, उसमें सरकार का भी हस्तक्षेप हो। 100%। देखिए, इसमें दो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसको हम मुस्लिम समुदाय कहते हैं, वो सचमुच एक तबके में पिछड़ा तो हुआ है। चाहे आप ज्यादातर तो रूरल अर्बन देश सिटीज में देखने को मिलते हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उनके रहने, उनके जीवन यापन के लिए उनको कम जमीनों में उनको गुजारा करना पड़ता है। आप क्या कहते हैं, धारावी जैसे स्लम्स में देखिए तो 90% मुस्लिम ही रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बॉम्बे के अंदर, बड़े शहरों के अंदर या फिर देश के अंदर वक्फ बोर्ड की अगर जमीनें हैं तो क्यों ना उसको गरीब को दिया जाए। सरकार वही तो करना चाह रही, क्योंकि आधे से ज्यादा की जमीनों के तो पेपर ही नहीं है। Yes, बस वक्फ yes, बोर्ड जो है वो yes. दावा कर देती है। यस, ये वही संविधान हुआ। जैसे कभी कभी क्या हुआ था पहले कि राजपूतों से जमीन लेके SC ST OBC में दिया गया, तो एक इक्विवेलेंसी आई समाज के अंदर। और आज के समय में कोई दलित व्यक्ति है तो वो भी अपना एक सामाजिक स्तर रखता है, बेशक उसके लाइफस्टाइल में सुधार हुआ कि नहीं हुआ, ये तो चलिए बात की बात है। ये होता है कि अब सरकार उनको वेलनेस प्रोवाइड कर रही है। लेकिन आपके साथ ही यहाँ मौजूद तमाम लोगों ने ये बात कही है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अपने पूंजीपति दोस्तों को बचाने के लिए, उनकी जमीनों को बचाने के लिए कानून लेकर आई है और इस तरीके का षड्यंत्र रच रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता भी है तो देखिए, ये तो सरकार और विपक्ष के बीच की तनातनी है और ये चीजें बाद में पता भी चल जाएंगी। क्योंकि जैसे कोई भी अगर अडानी को झारखंड के क्या कहते हैं कोल्स अलॉटेड किए गए ऑक्शंस में, और बांग्लादेश जैसे बड़ी कंट्रीज के अंदर उनका थर्मल प्लांट्स लगना, तो ये भी एक तरह से पॉलिटिकल क्या कहते हैं प्रेशर एक्यूमुलेट किया गया है। तो एक बात अभी आपने जो बोली इसमें से निकल कर आई थी कि अंबानी का जो अटीला बना हुआ है, उनका जो घर बना हुआ है, वो भी वक्फ की जमीन पर है। अंटीलिया मेरे को पता है, वो वक्फ की जमीन है। और भी बहुत सारे, एक तो परसों मुझे चचा मिले थे, वो बोल रहे थे पूरा लखनऊ ही वक्फ की जमीन है। तो वक्फ इस पर भी जमीन पर हक, क्योंकि हमारे घर भी जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब कर सकते हैं और सबको राइट्स भी है। अगर वक्फ की कोई जमीन है तो उसको छुड़ानी चाहिए। और ये भी है कि देश में जो गरीब तबके का मुसलमान है उसको देना चाहिए। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? 5 तारीख को फिर से सुनवाई होनी है, तो क्या चाहते हैं कि कोर्ट किस तरीके का फैसला ले या सरकार की तरफ से कैसी पहल की जाए? कोर्ट ऐसा फैसला ले कि इनके मजहबी लोगों को भी शामिल करे और उसमें एक अच्छी कमेटी बनाए, पारदर्शिता बनाए, एक सर्वे करे किस इलाके में कितनी जमीन है, फिर वहां पे सर्वे करे कि मुस्लिमों की क्या कहते हैं पॉपुलेशन है और किसके पास किस हिसाब का प्रॉपर्टी प्रोविजंस है। तो जैसे हमारे यहाँ गरीबों में पट्टा हुआ है, वैसे मुस्लिमों को भी पट्टा मिलना चाहिए और पट्टे से वो अपना जीवन गुजारा करें। तो अभी आपके साथ यहाँ मौजूद तमाम लोगों से हमने बात की और उनका ये कहना है कि वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल लेकर आई सरकार, वो कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए लेकर आई, अपने दोस्तों के फायदे के लिए लेकर आई। वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसको ठीक करने के लिए और उनको इंसाफ देने के लिए, उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आना बहुत जरूरी था। देखिए, वो बिल्कुल सही बात अपने फायदे के लिए आई है। आपने क्या किया, सारी सरकारी संस्थाओं को बेच दिया है ना, गोल्ड बेच दिया, रिजर्व बैंक खाली कर दिया। अब आपके पास कुछ नहीं बचा। तो वक्फ बोर्ड के साथ साथ अभी क्रिश्चियंस की जमीन है, जैनियों की है, बौद्ध की है और सिखों की है। तो कहीं ना कहीं आप उनके हक पर डाका डालने का काम कर रहे हैं और मनमाने ढंग से आप उन पर कब्जा करके उनकी जमीनों को अडानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट जगत को आप कितने दामों में बेचोगे, ये आपकी प्लान है। अभी आप नरेंद्र मोदी हरियाणा या कहाँ था तो रैली में कह रहा था कि अगर वक्फ बोर्ड ने सही मायनों में अगर मुसलमानों के लिए काम किया होता तो वो पंचर की दुकान ना खोल के बैठे होते। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ मोदी जी, अगर तुमने भी सही मायनों में काम किया होता ना तो आज आपकी स्वर्गीय माता जी किसी घर में बर्तन न धो रही होती। आपके जो पिता हैं वो चाय की दुकान चला रहे थे, मगर पिता पुत्र ने माँ को नजरअंदाज किया, वो लोगों के घर में काम कर रही थी। क्या मजाक बना रखा आपने? इस तरीके से मुसलमानों को आप टारगेट करोगे उसकी जाति के नाम से देख के कि अगर वक्फ बोर्ड ने ये काम न किया होता तो आप इसीलिए आपके बेटे भाई पंचर बना रहे।
अच्छा मुझे ये नहीं समझ में आता, 14-15 करोड़ में 32 लाख इन्हें मुसलमान तो दिखाई दे जाता है, सौगाते मोदी, मगर अपने 82 करोड़ हिंदुओं में उन्हें कोई गरीब नहीं दिखाई देता, जिन्हें सौगाते होली दे देते। अब मजाक बना रखा है देश को। आप मुसलमानों के साथ किस किस तरीके से आप उसे जलील करने पे तुले हुए आमादा हो। मैं कहता हूँ आपने भी और आपके पिता ने भी अगर ढंग से कर चलाया होता तो आपकी माँ भी आज बर्तन न मांज रही होती, वो भी ऐश कर रही होती। ये क्या टिप्पणी है आपके प्रधानमंत्री देश के प्रति आपकी। अब रही वक्फ बोर्ड की बात, कल हुआ यह कि इसमें स्टे लग जाएगा, वो तुषार शर्मा गिड़गिड़ाने लग गया, उसे आज तक का टाइम मिल गया, फिर स्टे लग गया इसमें। तो ये सब ड्रामेबाजी है। अभी 1 हफ्ते का समय दिया गया है सरकार को, 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि वो उनकी जो भी बात है वो पूरा उसको पेश करे, और याचिकाकर्ताओं को भी समय दिया गया है, कहा गया है कि आप अपनी तरफ से जो भी याचिकाएं हैं उनको एक करके पेश किया जाए और पूरा सबूत दिखाया जाए सब कुछ। मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी तक तो कल तक 3 जज की बेंच ये कह रही थी नहीं मैं जो कुछ करूंगा कल तक ही आपके पास टाइम है, मैं तो उसको स्टे दे दूंगा, बाकी मुकदमे चलते रहते हैं, वो एक अलग चीज है ना। तो आपने क्या किया, अब हफ्ते भर का टाइम दे दिया, तो कहीं ना कहीं रात में क्या मोदी और इनमें जो तीनों बेंचेस हैं इनमें क्या कोई साठगांठ बनी है, यही एक डर सता रहा था मुझे। मैं अपनी शिक्षण से ये बात कह रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर, बट ये मुझे पता चलना चाहिए मैम कि ये क्या तरीका है, किस तरीके से आप किसी के हक और हकूक पे डाका डाल सकते हैं। अगर आपको इतना ही डर है अपनी सत्ता से तो आप ये बिल्कुल मानकर चलिए ये आपका डर बिल्कुल सही है। 240 के बाद आप बिल्कुल नहीं आ सकते, चाहे जितना अपना तो आपके पास इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा आना है, ना ही अब किसी और माध्यम से आपके पास पैसा आ पाएगा। आप अडानी और अंबानी को बचाओगे तो ये कहीं ना कहीं अपने हाथ जलाने का काम करोगे क्यों। मगर दूसरी तरफ आपके पास एक ये भी बात है कि अगर अडानी अंबानी नहीं बचते तो इनकी सत्ता भी नहीं बचेगी। और रही बात चंद्रबाबू नायडू की, नीतीश कुमार की, उनके जो पैकेज के पैसे रुके हुए हैं वो भी कब तक आपके झूठे बहकावे में आते रहेंगे। तो मैं सारी चीजों को लेकर, देखिए यहाँ पे बड़े बड़े जानकार लोग आपके चैनल पे अभी 3-4 लोग बोले हैं, उन्होंने मुद्दों से, आंकड़ों से और समझबूझ के साथ बात की है। मैंने एक आम आदमी को जो बात समझ में आए मैंने उस भाषा में बोला है। मेरा यही एक सिद्धांत है, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ मगर अपनी बात को एक आम आदमी को जो भाषा समझ में आए मैं उस भाषा में लोगों को 5 तारीख को फिर से सुनवाई होनी है और 5 तारीख तक का समय दिया गया है सरकार को भी, याचिकाकर्ताओं को भी। क्या लगता है क्या होने वाला है, क्या सुप्रीम कोर्ट तो ये महत्वपूर्ण फैसला ले सकता है या सरकार की जीत होगी? नहीं, कुछ नहीं कर पाएगी सरकार। आफ्टर ऑल इसका यही एक नतीजा है कि इसको मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से ना समाप्त तो कम से कम स्टे लगेगा और मुकदमा चलेगा। वो ये कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने भी कि जब तक न्याय नहीं हो जाता, जब तक जजमेंट नहीं आ जाता तब तक ये मुद्दे जो है स्टेट वो स्टॉप रहेंगे, है ना। तो रोक के स्टे रहेगा तो ठीक है, चलने दीजिए। फिर यही अब इस पॉलिसी में आप ये सोचो कि आप बिहार जीत लोगे या आप बंगाल जीत लोगे, वो आपका खेलना चलने वाला नहीं है। जिस खेले के वजह से आप आए थे वो अब आपका खेला कामयाब नहीं होगा। लोगों को समझ में आ रहा है कि यह सिर्फ भ्रमित करने वाले। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और सबका ये कहना है कि वक्फ बोर्ड पर जिस तरीके का अभी फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया वो बेहद ही महत्वपूर्ण रहा है। और उन्होंने कहा है कि 5 तारीख को जो सुनवाई होनी है उस सुनवाई के बाद मामला जो है वो और भी साफ हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड और मुस्लिम समाज के पक्ष में एक फैसला ले सकता है। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति।